अच्छा जी IAS 12 के MCQ स्टार्ट करते हैं जी। और जितने हो गए ये, फिर IFRS 8 वाले कल की क्लास के साथ कर लेंगे। वैसे एथिक्स के क्वेश्चंस भी करने थे आज तो, पास पेपर्स MCQ। चलें देखते हैं, ज़रा क्विकली करने की कोशिश करते हैं इसको। एक आधा सवाल करवा के फिर मैं उसको लिखवा दूंगा एथिक्स में, और बाकी फिर आप खुद कोशिश फरमाइएगा, ठीक है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू पेज 439। बस यहाँ पे नाम लिख दिया, अब ये एंड था, यहीं से शुरू कर दें। ये ना पास पेपर के 3 हैं, ये 3 पास पेपर वाले पहले हो जाएंगे ना, ज़रा पता तो लगे पास पेपर में क्या है लेवल। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू बिल्डिंग ऑफ जेट लिमिटेड एज एट 1 जनवरी 18, कैरिंग अमाउंट ऑफ बिल्डिंग्स एक्सीड टैक्स बेस। यार ये तो थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी, उस बोर्ड को उधर जाकर कर लेते हैं, ठीक है। कैरिंग अमाउंट ऑफ बिल्डिंग एक्सीड टैक्स बेस बाय 1275। इन 18 JL क्लेम्ड टैक्स डेप्शन ऑफ 750 एंड चार्ज डेप्शन। अच्छा, इंक्रीज कैरिंग अमाउंट बिल्डिंग बैक रिवैल्यूएशन। अच्छा, डेफर टैक्स लाइबिलिटी एज एट PPE IFRS PPE टैक्स। क्या खुशबू है यार चटनी, मुझे बड़े पसंद है ये वैसे। ओके, जलने वाले फिर वही कहेंगे। हाँ ओके, कैरिंग अमाउंट बिल्डिंग की टैक्स बेस से 1275 रुपये ज़्यादा है। ब्रॉड डाउन 1275, ब्रॉड डाउन 0 फिलहाल। नेक्स्ट, ये 1 जनवरी 18 पे है ना भाई ओपनिंग, ठीक है ना, कोई अजम्पशन नहीं है अभी तक। इन 2018 में JL क्लेम्ड टैक्स डेप्रीसिएशन ऑफ 750 एंड चार्ज अकाउंटिंग डेप्शन 675। तो अकाउंटिंग डेप्शन कितनी है जी? 675, 675 टैक्स डेप्रीसिएशन। अब जैसे ही ये यहां पे आया आपने कहा ओ, ठीक है, तो फिर इसको क्या अज्यूम किया? 1000, क्योंकि इतना कुछ तो अज्यूम करें कि ये माइनस होने के बाद बैलेंस नॉर्मल कर देना, ठीक है। तो ये 1000 है, तो ये फिर 2275 हो गया। कौन सा वर्किंग शो करनी होती है, MCQ है। अब आगे कहता है हो एज एट 31 दिसंबर 18 JL इंक्रीज कैरिंग अमाउंट ऑफ बिल्डिंग बाय 375। कैरिंग अमाउंट को उसने बढ़ाया है रिवैल्यूएशन की वजह से, ठीक है। तो एसेट डेबिट, एसेट का नाम क्या है बढ़ने वाले का? बिल्डिंग। अच्छा, वैसे अजीब नहीं अंग्रेजी भी ज़बान, बन रही है तब भी बिल्डिंग, बन जाए तब भी बिल्डिंग है। ये जेरंड है, ये जेरंड कौन होता है? अच्छा, रिवैल्यूएशन सरप्लस। अच्छा, आप डायरेक्ट भी करो, ये 375 का सरप्लस है, ठीक है ना। तो ये 375 का सरप्लस आया, इसमें से 32% हुकूमत का और बाकी आपका, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस 375 का 68%, ऐसा ही है आपका, और 32% हुकूमत का, अवाम का, हुकूमत का। जी बोले, 255 अवाम का, 120 हुकूमत का। हाँ जी, अब
बिल्डिंग को डेबिट करना है पूरे 375 से, एक तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक हो गया। अगेन देखो रिवाइज हो गया अभी वाले सवाल वाला। और डेफर टैक्स लायबिलिटी को क्रेडिट करना है 120 से, ओसीआई को दफा करो, रीवन सरप्लस ये ओसीआई वाला है। ठीक है। अच्छा अब चाहिए क्या उसको, और जालिम क्या कह रहा है, डेफर टैक्स लायबिलिटी एज एट निकाल के दो। क्या निकाल के दो, डेफर टैक्स लायबिलिटी एज एट, यानी 31 दिसंबर की। ओके अच्छा चलो, अब मेरे ख्याल में डेफर टैक्स का लेजर भी हमें ओपन करना पड़ेगा, अल्लाह की मर्जी। ये भी बना दूंगा फिर, सही है, बाद में बना दूंगा। तो डेफर टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसिड एज ऑन 31 दिसंबर 18, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस और टैक्स। अच्छा अब लायबिलिटी वैसे चलो ओपन कर लेने दो, इसको डिब्बे में रख लेता हूँ, आपको वह इशू आ रहा है ना महमूद, मैं ज़रा एंट्री, ज़रा डबल एंट्री दिखाना चाह रहा हूँ ना ज़रा, इसलिए। ठीक है लो अब डिब्बे में रख दिया। ओके अब इजाज़त है। अच्छा बिल्डिंग 375 से डेबिट क्या आया है जी, रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये कोई नहीं मानते। ठीक है डीटीएल क्रेडिट 120 से, इसके अगेंस्ट डेबिट क्या हुआ पड़ा है, बिल्डिंग पीपीई, बिल्डिंग है ना, चलो यार उधर जो पीपीई लिखा हुआ है अकाउंट में, अच्छा जी अब कैरिंग अमाउंट भी आ जाएगी और टैक्स बेस भी आ जाएगी, और तो कुछ है नहीं। कैरी डाउन क्लोजिंग बताओ, 1975, कैरी डाउन क्लोजिंग बताओ 250, पीपीई कैरिंग अमाउंट 1975, टैक्स बेस 250, डिफरेंस 1725, टैक्सेबल है या डिडक्टेबल है, टैक्सेबल है क्योंकि एसेट की कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है टैक्स बेस से, तो टैक्सेबल। टेम्परेरी डिफरेंस रेट क्या था 32% जी, 552 डेफर टैक्स लायर। तो डेफर टैक्स लायबिलिटी असल में तो ये फिगर निकली, ये 31 दिसंबर कौन सा था 18, क्लोजिंग बैलेंस 552। ठीक है और अगर खुदा ना खास्ता वो डेफर टैक्स एक्सपेंस पूछ लेता तो वो ओपनिंग भी शायद अवेलेबल है, ओपनिंग भी अवेलेबल है कि नहीं, ओपनिंग अवेलेबल नहीं है। ये क्या कह रहा है, कैरिंग अमाउंट ऑफ बिल्डिंग एक्सीड टैक्स बेस बाय इतने, तो यहाँ से निकल सकता था, लेकिन भाई कोई ज़रूरत नहीं है, ये नहीं पता ना ही डेफर टैक्स एक्सपेंस इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है, नहीं पता, मुझे नहीं पता, छोड़ो क्या ज़रूरत है। ठीक है निकाल नहीं सकेंगे आप, छोड़ दें। अच्छा अगर वो एक्सपेंस मांगता, मैं कह रहा हूँ ये निकल आना था, ऐसे ही है, और फिर उसकी वजह से ये भी बैलेंसिंग निकल आना था, लेकिन कोई नहीं ज़रूरत ना, हमसे उसने मांगा क्या था, हमसे उसने कहा था डेफर टैक्स लायबिलिटी एज एट बताओ, तो डेफर टैक्स लायबिलिटी एज एट हमने ये निकाल ली है 552, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी चलें आगे चलें। Which two of the following are examples where carrying amount is always equal to tax base? हमेशा ये वर्किंग हम किया करते थे, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस वाली, ऐसे ही है। आप ज़रा थोड़ा सा सोच लेते हैं साथ साथ। लेट मी बैट, कोई नहीं यार, आजकल पानी शानी तुम लोग पूछते यार हैं, चक्कर में यार हैं यार, तो ग्लास के बगैर पानी भी नहीं मिल सकता।
अच्छा जी, पढ़ें जी, डी को पढ़ें। कैपिटलाइज्ड डेवलपमेंट कॉस्ट विच आर अलाउेबल एज डिडक्शन इन टैक्स अपॉन पेमेंट। जज़ाकल्लाह भाई, जीते रहो जी। बच्चों अभी अभी ये एडजस्टमेंट किया मैंने, इसलिए ये बात कर ली। हमने नॉर्मली इसको CWIP बनाया होता है, ठीक है ना। लेट्स से अभी वाली एडजस्टमेंट 8 रुपये, टैक्स वाले कहते हैं अपॉन पेमेंट इसको एक्सपेंस बना लो, तो इसकी टैक्स बेस क्या होती है? 0। वो रिक्वायर क्या कर रहा है? वो दो के बारे में बताओ जिनमें कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस बराबर हो। ये डी में तो कोई नहीं है, आपके सामने आ गई एग्जाम्पल, मैंने अभी वाली एग्जाम्पल उठाई है कि जब कैपिटलाइज्ड डेवलपमेंट कॉस्ट हो, CWIP नहीं, सॉरी, डेवलपमेंट कॉस्ट, कोई बात नहीं, ये लो डेवलपमेंट, मैं इंटेंजिबल लिख लेता हूँ, ये लो। अब ठीक है, कैपिटलाइज्ड डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होता है जी? इंटेंजिबल। मिसाल के तौर पे हमने एक 8 रुपये का एसेट कैपिटलाइज किया हुआ है, कैपिटलाइज्ड, ठीक है। टैक्स वाले कह रहे हैं जब पेमेंट होगी उस वक्त अलाउ कर देंगे एज एन एक्सपेंस, तो यही बन गया ना। बोलो, नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? कैपिटलाइज्ड डेवलपमेंट कॉस्ट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट कॉस्ट को हमने एसेट बना लिया, मैंने अज्यूम किया 8 है, 8 नहीं अच्छा लग रहा, लो 18 ले लो। अब ठीक, ओके, वो आप उस एडजस्टमेंट से कंफ्यूज हो रहे थे ना। अब इज अलाउड इन टैक्स अपॉन पेमेंट, क्या मतलब? जब ये खर्चा करो, टैक्स वाले कहते हैं ये सारा अभी एक्सपेंस बना लो, हम क्या कह रहे हैं? एसेट बनाओ, आहिस्ता आहिस्ता अमोर्टाइज करके एक्सपेंस बनाओ। टैक्स वाले कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, अभी एक्सपेंस बनाओ, तो फिर कैरिंग अमाउंट है, टैक्स बेस 0 है। ओके, तो ये नहीं है वो वाला ऑप्शन कि इसमें कैरिंग अमाउंट हमेशा बराबर होगी टैक्स बेस। आगे चलते हैं। पहला पढ़ो, accrued expenses that have, इसको ये मुश्किल है, बाकी दो पढ़ लें। मशहूर ज़माना अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट वेयर टैक्स रिलीफ इज ग्रांटेड व्हेन डेट इज रिटन ऑफ। हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की कैरिंग अमाउंट लेते हैं, बोलो। मिसाल के तौर पे 5 रुपये आई थी, लेकिन वो कहते हैं प्रोविजन क्या होती है, तो ये भी नहीं है। अब मेरे ख्याल में 2 तो आ गए हैं, लेकिन चलो पढ़ तो लें। अब सी, एक्रूड इनकम विल नेवर बी टैक्सेबल, इसका मतलब एग्जेम्प्ट इनकम है। लेट्स से एग्रीकल्चरल इनकम। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे क्या था जी? एग्रीकल्चरल इनकम, और रिसीवेबल भी है, ठीक है। एक्रूड है ना, एक्रूड रिसीवेबल इनकम है, इनकम पेएबल तो नहीं ना होती। एक्रूड इनकम मतलब इनकम पेएबल होगा, एक्रूड इनकम मतलब इनकम रिसीवेबल होगा, ठीक है ना। तो रिसीवेबल एग्री इनकम, मैं मिसाल के तौर पे, ठीक है ना। ये एग्रीकल्चरल इनकम जो रिसीवेबल है, ये एग्जाम्प्ट नहीं है, टैक्स देना होता है इस पर। घर वालों का करो दिया करें, एक हद तक एग्जाम्प्ट होती है। अच्छा, नहीं टैक्स होता है उस पर, वैसे ही होता है। वो ज़मींदार कहीं बैंक में लाता ही नहीं पैसे, गंदम बाहर थे, फिर पैसे भी बाहर थे, फिर बस हैं जी। रिसीवेबल एग्रीकल्चरल इनकम है, लेकिन ये एग्रीकल्चरल इनकम क्या है जी? एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। क्या है जी? एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। तो रिसीवेबल एग्रीकल्चरल इनकम हमारे हिसाब से आ रही है जी 4 रुपये हमें रिसीवेबल है, लेकिन ये एग्जेम्प्ट है। अब एग्जेम्प्ट है तो टैक्स वाले इसको नहीं मानते, लेकिन याद होगा, हाँ रेड वाला, ये लो, तुम्हें रेड वाला ये लो। तरबूज वैसे ख़त्म हो गए हैं, ठीक है जी। तो इसको ज़बरदस्ती हमने क्या किया था? 4 के बराबर किया था, क्योंकि हमने कहा था अगर इस पर डिफरेंस आ गया तो ये तो टैक्सेबल या डिडक्टेबल डिफरेंस की तरफ चल पड़ेगा, जबकि ये परमानेंट डिफरेंस है और डेफर्ड टैक्स अराइज होता है सिर्फ टेम्परेरी डिफरेंसेस। ओके, एक्रूड एक्सपेंसेस पहले ज़रा रुक कर देखते हैं। एक्रूड एक्सपेंस पेएबल, मैं मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी पेएबल कर लूँ, चलो एक्सपेंस पेएबल पहले मिटाया था, मिटा नहीं, मैंने जब फैसला बदला फिर मिटा जी। एक्रूड एक्सपेंस पेएबल है, मिसाल के तौर पे 3 रुपये का एक्सपेंस पेएबल। आप कहोगे बड़ी गिनती लाई है, लो यार 7 रुपये का,
एक्सपेंस पेएबल है, ठीक है जी। हमारे हिसाब से एक्रूड एक्सपेंस है, मतलब एक्सपेंस पेएबल है। दैट अच्छा, इसका मतलब क्या है वैसे इसका मतलब क्या है? ज़रा ऐसे ही ज़रा लेजर बनाएं। इनकर हो गया है, पे नहीं हुआ, यानी कि अगर ये एक्सपेंस का लेजर है और पेएबल क्लोजिंग में आ रहा है तो इसका मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर है, ऐसे ही है। ओके, बस कैश ज़ीरो कौन लिखे अब हम इसको एक्सपेंस बना चुके हैं, पे नहीं हुआ इसलिए पेएबल है। टैक्स वाले क्या फरमाते हैं? कहते हैं द कैरिंग कितने गया accrued expenses that have already been deducted in determining current tax। क्या मतलब? टैक्स वाले भी इसको अलाउ कर चुके हैं एज अ डिडक्शन। तो टैक्स वाले अगर इसको डिडक्शन के तौर पे अलाउ कर रहे हैं तो क्या मुमकिन है कि पेएबल रिकॉर्ड किए बगैर ये कर लें? अगर पेमेंट बेस पे करते तो पेमेंट तो 1 रुपए की नहीं हुई, कैश तो क्या है। अब अगर टैक्स वाले कहते हम इसको अलाउ करेंगे ऑन रिसीट बेसिस, तो इसका मतलब कुछ भी रिसीव नहीं हुआ, उन्होंने कुछ माइनस नहीं करने देना था। हमारी तो कैरिंग अमाउंट है, एक्रूड एक्सपेंस है, टैक्स बेस है कि नहीं है? वो कहता है जी कि एक्रूड एक्सपेंस है जिसको ऑलरेडी डिडक्शन के तौर पे टैक्स निकालते हुए अलाउ कर दिया गया है। इसका मतलब उन्होंने भी इसको एक्सपेंस मान लिया है, हम तो इसको एक्सपेंस ही रिकॉर्ड किए बैठे थे, वो भी इसको एक्सपेंस कह रहे हैं। तो अगर वो इसको एक्सपेंस कह रहे हैं ना, तो फिर वो उनको ये एंट्री करनी पड़ेगी, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, यानी वो भी इसको पेएबल मान रहे हैं। पे नहीं हुआ, अलाउ हो गया, तो मतलब वो भी किस बेस पे चल रहे हैं? एक्रूअल बेस के ऊपर। तो एक्रूअल बेस में तो कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस बराबर होती है, और ये नंबर 1 की एग्जांपल थी हमारी, और नंबर 1 नहीं, ये ए की एग्जांपल थी। ये ऊपर वाली कौन सी थी? सी की थी, बोलो, एग्रीकल्चरल इनकम। और ये बैड डाउटफुल डेट डी था, कौन सा था? बी था, बी था, और ये डी, ऐसे ही है ना ये ज़रा। तो हमारा ए सही है और सी सही है, ये 2 है। चलें आगे, समझ आ गई है? यार ये भी कर ही लो। विच टू ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव राइज टू डेफर टैक्स? वैसी ही बात है, डेफर टैक्स कब अराइज नहीं होगा? डेफर टैक्स अराइज होता है ऑन टेम्परेरी डिफरेंसेस, ठीक है, ऑन टेम्परेरी डिफरेंसेस, ठीक है। अब कब डेफर टैक्स अराइज नहीं होगा? जब परमानेंट डिफरेंस होगा, या फिर जब दोनों बराबर हो जाएंगे। वैसा ही सवाल है नीचे वाले जैसा ही है, ठीक है, पढ़ के देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग डेप्शन एंड टैक्स डेप्रिसिएशन, ये तो टेम्परेरी डिफरेंस है भाई। कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस डिफरेंट हो जाएंगी, उससे डेफर टैक्स आएगा। ये डेप्रिसिएशंस का डिफरेंस जो है ये कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस को डिफरेंट करता है, उससे डिफरेंस अराइज होता है, डेफर टैक्स अराइज होता है। तो ये तो नॉट नहीं है। एक्सपेंसेस चार्ज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बट नॉट अलाउएबल, यानी हमने एक्सपेंस बना लिया, टैक्स वालों ने नहीं दिया, मतलब नहीं, नॉट अच्छा अलाउएबल, सॉरी नॉट अलाउएबल, यानी ये तो परमानेंट डिफरेंस हो गया ना, ये डिडक्शन नॉट अलाउड है। ये क्या है जी? ये बात समझ आई है? ये ज़रा ध्यान से पढ़ना था, मेरी तरह ऐसे कैजुअली नहीं पढ़ना था। अलाउएबल, नॉट अलाउएबल इन टैक्स। कहते हैं हमने एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में एक चार्ज किया है, वो टैक्स में ये नहीं कह रहा कि अलाउ होगा ऑन रिसीट, ये नहीं कह रहा, वो ये नहीं कह रहा, बट अलाउएबल ऑन रिसीट बेसिस, या एक्सपेंस चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस एंड ऑलरेडी अलाउड एज डिडक्शन, तो वो कैश बेस था। या यूं लिख देता, सॉरी, एंड ऑल्सो अलाउड एज एक्सपेंस, तो ये क्या होता? एक्रूअल बेसिस होता। और अगर यहां पे लिखा होता एक्सपेंस चार्ज इन स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस बट विल बी अलाउड ऑन रिसीट बेसिस, ठीक है, या पेमेंट बेसिस, तो ये क्या होता जी? कैश। ना कैश है ना एक्रूअल है, बल्कि क्या कह रहे हैं? हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है, नॉट अलाउएबल इन टैक्स, तो ये क्या है? परमानेंट डिफरेंस। ये तो परमानेंट डिफरेंस होता है जी, ठीक है जी। भाई कह रहे हैं लाइक पेनल्टी लिखें, लें भाई, ठीक है भाई। तो इसमें ज़बरदस्ती हम अगर रिसीवेबल भी हो
एक्सपेंस पेएबल भी है, पेएबल है, ठीक है, तो भी हम ज़बरदस्ती कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस को बराबर करेंगे क्योंकि परमानेंट डिफरेंस है, इस पे डेफर्ड टैक्स अराइज होने भी लगे तो हमने नहीं होने देना। रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट, रीवैल्यूएशन परमानेंट डिफरेंस है भाई, अभी बताया आपको दो सवाल पहले, ठीक है, कि रीवैल्यूएशन में हम एसेट को बढ़ा लेते हैं अकाउंटिंग में, टैक्स वाले नहीं मानते तो कैरिंग अमाउंट बढ़ जाती है, टैक्स बेस नहीं बढ़ती है तो डिफरेंस आता है, इस पर टैक्स भी बुक होता है, टेम्परेरी ही है क्योंकि जब एक्चुअल में बिकेगा तो उस दिन गेन लॉस टैक्स वाले भी ले लेंगे, तो ये तब तक है जब तक एसेट बिक नहीं जाता, तब तक ही फर्क है, तो टेम्परेरी डिफरेंस ही होता है, ठीक है। और अनयूज टैक्स लॉसेस, इससे तो एसेट निकलता ही निकलता है, ठीक है, तो सिर्फ बी ही था जिसमें टेम्परेरी डिफरेंस, जिसमें डेफर्ड टैक्स अराइज नहीं होना, ठीक है जी। चल सकते हैं आगे। यार ये तो एडजस्टमेंट आपने की हुई है, ऑरेंज लिमिटेड वाला सवाल याद है, 1 ईयर वारंटी 508, 2% ऑफ सेल 38, ये वही है, ये भी वही है। एक में उसने पूछा हुआ है डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, दूसरे में उसने पूछा हुआ है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट टैक्स, ठीक है जी, एक करंट टैक्स, दूसरे में डेफर्ड टैक्स, ठीक है जी। तेईस हो गया, 22 हो गया, 21 हो गया, 17 पे आए जी बेटा। हाँ, कभी भी नहीं मानते वो, इसको कभी नहीं मानते, सिर्फ रीवैल्यूएशन को, लेकिन अगर असल में टैक्स जिस दिन बिकेगा एसेट उस दिन गेन लॉस आएगा तो क्या उसको भी नहीं मानेंगे, तो फिर टेम्परेरी डिफरेंस है तब तक जब तक बिक ना जाए। रट्टा बुला दिया ना मुझे, कौन से रट्टे पे था, 17 और 15, चलो इसके बाद 14 भी, ये तीनों इकट्ठे करते हैं, ठीक है। चलो जी शुरू हो जाओ जी, बिस्मिल्लाह। ये अगर MCQs ही आज हो जाएं तो चलो एथिक्स के पास पेपर एक कर लेंगे बस, सिर्फ एक पे आ गया हूँ मैं, डिस्काउंट लग गया, जल्दी जल्दी करो। टेस्ट भी है आप मंडे को है ना। द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन लिमिटेड इंक्लूड्स फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स। बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट लायबिलिटीज में डेफर्ड टैक्स नजर आ रहा है, ब्रॉड डाउन 140, कैरी डाउन 310, लिख सकता हूँ ये, अब बोलो, क्योंकि हम क्या कौन से साल में खड़े हैं, फॉर द ईयर 30 सितंबर 12 की वो बात कर रहा है ना, तो ओपनिंग क्लोजिंग लिख लिया हमने, लेकिन एक मसला है, हमने गलत साइड पे लिख दिया है। ओके, मैं एसेट लिख गया हूँ जी। ब्रॉड डाउन कितना, 140, ये मिटते हुए थोड़ा टाइम लेगा, कैरी डाउन 310, ठीक है जी, मिट गया, ओके। करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर टैक्सेशन पड़ा है, चलो ये करंट टैक्स पेएबल है, इसका भी भाई कह रहे हैं लेजर ओपन करें, चलो जी कर लेते हैं, भाई ने कहा है तो कैसे हो सकता है कि ना करें। करंट टैक्स एक्सपेंस कह लें, पेएबल कह लें, एक ही बात है। ओपनिंग कितना है 160, क्लोजिंग कितना है 130, 20 जैसा करके क्यों बोला तुमने, इसको भी समोसा खिलाऊं, ये समोसे से नहीं चलता, ये आपकी दुआ से और नीयत से चलता है, असरात होते हैं जी। बोलें 1, चले नेक्स्ट। द टैक्स चार्ज इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर इज 270। ये CTP है या DTE है, ये CTE है या DTE है, ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर सिर्फ करंट टैक्स जाता है ना, डेफर्ड भी जाता है, तो फिर तो ये पूरा टैक्स एक्सपेंस हुआ, ये तो वो है जो PBT के बाद टैक्स एक्सपेंस माइनस होता है। अब माना कैश फ्लो यहाँ से चली गई है, FAR 1 में चली गई है, जब कैश फ्लो FAR 2 में होती थी ना, तो ये डेफर्ड टैक्स के अंदर ये एडजस्टमेंट बड़ी फेवरेट थी उसकी। चलो खैर, आपको पता तो होना चाहिए। इधर देखो जी, असल में ना ये जो आपका नोट नंबर 7.1 होता है, जिसमें आप लिखते हो टैक्सेशन, लिखते हो ना,
इसमें करंट टैक्स आता है और डेफर्ड टैक्स भी आता है, ठीक है, आता है ना। इसका टोटल जो है ना, टोटल वो सवाल में गिवन है 270। अब जरा पढ़ो, द टैक्स चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस, ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, टैक्स चार्ज जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल, ठीक है। अच्छा, अब और कुछ गिवन है? और कुछ गिवन नहीं है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, सीटीपी करंट टैक्स पेएबल के लेजर में क्या आएगा? कैश पेड और सीटीई, ठीक है, ओके। डीटीएल के लेजर में कभी भी कैश नहीं आता। ये बैलेंस करें तो बैलेंस नहीं निकलना, क्योंकि इसमें 2 फिगर्स मिसिंग हैं। लेकिन डीटीएल का लेजर, सवाल तो खत्म हो गया है। डीटीएल का लेजर तो बैलेंस हो सकता है ना, क्योंकि इसमें तो कभी कैश आना नहीं है, इसमें तो सिर्फ डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आना है। तो कितना आ रहा है, किस तरफ आ रहा है? इधर आ रहा है बैलेंसिंग, कितना? अब ये 170 क्या है? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। ये डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस माजरत के साथ इधर लेकर जाओ 170, और बैलेंसिंग निकालो करंट टैक्स एक्सपेंस को। भाई ये दोबारा कर दूंगा अगर समझ नहीं आएगा तो, ठीक है। अब इस 100 को ले जाओ यहाँ पे, ठीक है, और बैलेंसिंग निकाल लो 130। चाहिए क्या था वैसे? ओ व्हाट अमाउंट ऑफ टैक्स वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो वही फिगर तो हम ढूंढने निकले थे, कैश 130, ठीक है। कोई समझ नहीं आया तो बेशक पूछ लें, यहाँ पे मुझे लिख लेने दें ज़रा, कितना आया? 130, ठीक है। लें भाई, सोल्यूशन आपके सामने है। कोई क्वेश्चन है तो है, सामने आ रहा है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। चलिए आगे। सो गए हो या समझ आ रही है? दोनों चीज़ें ठीक हैं, सो भी जाओ तो कोई नहीं, रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जानी है। ओके, लो भाई आसान वाला भी बीच में कर लेना एक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टैक्सेशन ऑफ लीज आर ट्रू? ऐसे भी होते हैं। पास पेपर के वही 3 थे जो हो गए, ये पास पेपर से ऊपर कहानी चली गई। अब वो 17 भी रह गया। अच्छा 17 हो गया, 18 मैंने खुद छोड़ा है फिलहाल। अभी मैंने आपको 19 करवाया है, वो 19 भी हो गया हुआ है, 17 करवाया और 15 करा रहा हूँ। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस शुड बी एडेड बैक, कि तो ठीक है। रेंटल पेमेंट शुड बी डिडक्टेड, ये भी ठीक है। राइट ऑफ यूज हैज टैक्स लायबिलिटी बट कोई टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस नहीं है। राइट ऑफ यूज हैज टैक्स बेस ऑफ नील, सही तो कह रहा है, तो कोई डिफरेंस नहीं आना। टैक्स बेस उसकी क्या है? नील। नील है तो फिर डिफरेंस लाजमी आना है। और याद करो लीज की अकाउंटिंग कितनी सी थी? सादा सी। इंटरेस्ट और डेप्रीसिएशन ऐड बैक करेंगे, रेंटल माइनस करेंगे, राइट ऑफ यूज, लीज लायबिलिटी, इंटरेस्ट पेएबल की कैरिंग अमाउंट होगी, टैक्स बेस नहीं होगी, ओके। तो राइट ऑफ यूज हैज अ टैक्स लायबिलिटी ऑफ नील रिजल्टिंग इन टैक्सेबल डिफरेंस, करेक्ट। लीज लायबिलिटी हैव टैक्स बेस ऑफ नील रिजल्टिंग इन डिडक्टेबल, करेक्ट। तो 1 2 3 4 ऑल। जी बच्चों, deferred tax asset and liabilities DTA/L arise from taxable and deductible differences। हाँ अच्छा, वाकई मतलब हमें नहीं पता था। Which one of the following is not a circumstance giving rise to, इसे तो पहले भी किया हमने, ठीक है। भाई डेप्रीसिएशन एक्सेलरेटेड फॉर टैक्स पर्पस का मतलब क्या है? कि टैक्स वालों ने डेप्रीसिएशन को तेज़ कर दिया है, और होता भी ऐसे ही है नॉर्मली। टैक्स वाले एक्सेलरेटेड डेप्शन देते हैं, कहते हैं यार पहले सालों में फटाफट इसको, इनसे डेप्रिसिएशन को अलाउ कर दो, अगले सालों में फिर इनके पास अलाउेबल डेप्शन होगी कोई नहीं, अगले सालों में फिर इनको टैक्स लगाना शुरू कर देंगे। टेम्परेरी डिफरेंस है ना, तो ये तो फिर कम हो रही है। तो कम नहीं देखो, डेप्रीसिएशन टैक्स वालों ने एक्सेलरेटेड डेप्रीसिएशन दी है। मतलब 100 रुपये का एसेट है, ठीक है, हम कह रहे हैं जी 20 करके अलाउ कर दो, हम तो ये ले रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं 20 नहीं, हम तो आपको देंगे 25। अब 100 का एसेट है,
हमने 5 साल में उसको करना था ख़त्म, उन्होंने 4 में ख़त्म कर दिया, तो वो 20 5 साल में ऐड कराते रहेंगे और 25 जो है वो लेस करवाते रहेंगे। ठीक है ना। तो इस वजह से कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? बोलो। इसी वजह से ही तो कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस बराबर नहीं होती। ठीक है। तो डेप्रीसिएशन एक्सेलरेटेड फॉर टैक्स पर्पजेज है। मिसाल के तौर पे टैक्स वालों ने पहले साल के एंड पे खड़े हैं, मिसाल के तौर पे 100 का एसेट था जो मैंने एग्जांपल ली अभी। ठीक है। तो हमारा एसेट पड़ा होगा 80 पे, टैक्स वालों का पड़ा होगा 75 पे। ठीक है। तो ये कौन सा डिफरेंस आ जाएगा? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। तो ये तो डिफरेंस है। ठीक है। वो कह रहा है बताओ जो नहीं गिव राइज करेगा टू टेम्परेरी डिफरेंस, तो ये तो कर रहा है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट्स अमोर्टाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस। अमोर्टाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस यानी हमने डेवलपमेंट कॉस्ट को इंटेंजिबल बनाया, तभी तो हम अमोर्टाइज करके उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ले जा रहे हैं। ठीक है। तो इनटांगिबल लिख देता हूँ डेवलपमेंट। ठीक है। हम एसेट बनाई बैठे हैं, लेट से हमने 20 रुपये का एसेट बनाया था और वो 5 रुपये अमोर्टाइज होके इस वक्त बच गया 15। बट प्रॉफिट और लॉस बट टैक्स वॉज डिडक्टेबल इन फुल व्हेन इनकर्ड। उन्होंने कहा भाई सारा 20 ही अलाउड है, यानी कि उन्होंने कोई इसको एसेट नहीं माना। तो ये भी क्या है? डिफरेंस है। कौन सा? टैक्सेबल। ठीक है जी। डी। चलो सी, एक्रूड एक्सपेंसेस। कोई एक्सपेंस पेएबल है जी, कोई ऐसे ही एक्सपेंस पेएबल। ठीक है। एक्रूड एक्सपेंस है, लेट्स से कोई 5 रुपए का ऐसे ही कोई एक्सपेंस है, कोई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस विच हैव ऑलरेडी बीन डिडक्टेड, पहले ही मेहनत करके आ चुके हैं, यानी कि हमने एक्सपेंस बनाया, टैक्स वालों ने भी अलाउ कर दिया एज डिडक्शन। तो मतलब हमने एक्सपेंस बना के पेएबल रिकॉर्ड किया मजबूरन। अब उन्होंने अगर एक्सपेंस अलाउ करना है तो उन्होंने भी पेएबल बनाया है, मतलब कैरिंग अमाउंट बराबर है टैक्स बेस के। तो यहाँ पर टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है। तो सी है एक ऐसा ऑप्शन जिसमें टेम्परेरी डिफरेंस अराइज होता नजर नहीं आ रहा। ठीक है। सी। डी, रेवेन्यू इंक्लूडेड इन अकाउंटिंग प्रॉफिट व्हेन इनवॉइस्ड बट ओनली लायबल फॉर टैक्स व्हेन कैश इज रिसीव्ड। यानी हमने लेट्स से डेटर रेवेन्यू सेल को कहते हैं ना, वो कहते हैं जी सेल को हम इंक्लूड कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में जब बिल काटते हैं, मतलब डेटर। ठीक है। लेट्स से हमारा 12 रुपये का डेटर आ रहा है, पर टैक्स वाले कह रहे हैं कि हम सिर्फ तब आपको टैक्स लगाएंगे जब ये पैसे आपको आ जाएंगे, तो यहाँ पर भी टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आ। ठीक है। 14 इज ओवर। ठीक है। कोई मसला? हिम्मत है? समझ खाते हुए तो बड़ी हिम्मत थी, हजम करा के भेजूंगा। MCQ 3 पे आ जाए, 3 पे आ जाए। भाई कह रहा है रोटी एंड पे खोलिया करो। तो इस तरह करते हैं, हम पॉज कराते हैं क्लास, तुम लोग आपस में लड़ लो, हम तमाशा तो देखेंगे। वैसे ही हमारी कौम का तो आप पता है हॉबी है जी, हम थोड़ा तमाशा देखेंगे, तुम लोग लड़ाई कर लो। वीडियोस बनाते हैं, ऑनलाइन वाले भी देखें पूरा है। एनर्जी सेवर कौन सा? द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ये बड़े इंपॉर्टेंट MCQs हैं ये वाले, ज़रा ध्यान से देख लो। 3-4 ये जो हैं छोटे छोटे हैं, जल्दी जल्दी हो जाएंगे इंशाल्लाह, 5-7 मिनट में हो जाएंगे। फिर एक सवाल एथिक्स का करके छुट्टी कर लेना, एक किए हुए सवाल का सलूशन लिखवा दूंगा बस। वो एक सवाल किया था जिसमें मैंने कहा था कि नहीं ऑब्जेक्टिविटी नहीं हो रहा, नहीं ऑब्जेक्टिविटी भी था उसमें, लेकिन उसका सलूशन लिख के फिर चले जाना। ओके डन। थोड़ी सी हिम्मत करो, आप देखो एकदम से पैकेज लग गया ना। मैंने IFRS 8 के आपको MCQs करवाए ना, मैं जो सोच के आया था 5 पास पेपर एथिक्स के वो करवा रहा हूँ। टाइम बड़ा ज़ाया हो गया हमारा, हम पढ़ते पढ़ते तो हैंग नहीं, गप्पे लगाते हैं। देखो अब
टाइम ज़ाया करते हैं ऑनलाइन वालों का भी। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड, चलो हो गया ताज़ा, आ जाओ। हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मोमबत्ती। एस्टिमेटेड इनकम टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 20। इनकम टैक्स पेड फॉर द ईयर 30 सितंबर 20। एस्टिमेटेड इनकम टैक्स फॉर 30 सितंबर 21। व्हाट फिगर विल बी शोन इन स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम फॉर द ईयर 30 सितंबर 21 इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम टैक्स। भाईजान वो पता है क्या पूछ रहे हैं आपसे, वो कह रहा है CTE DTE और अगर कोई प्रायर शरायर है वो डालकर मुझे ये बताओ कि कितना एक्सपेंस नज़र आएगा स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम में, कौन से साल में, 2021 वाले साल। ठीक है, अब एस्टीमेटेड इनकम टैक्स, ये कौन सा टैक्स है जी? करंट टैक्स है, डेफर्ड टैक्स है? एस्टीमेटेड करंट टैक्स होता है, डेफर्ड टैक्स होता है? नहीं बेटा, अब एक बात आज सुन लो। अब देखो MCQs में भी देखो कुछ सीखने को मिल गया। अब जो नहीं आया उन्होंने लेक्चर भी ना लिया उनका क्या बनेगा। देखो एस्टीमेटेड का लफ्ज़ ना वो हमेशा करंट टैक्स के लिए यूज़ करता है, क्योंकि करंट टैक्स ही अंदाज़ा है जिसको टैक्स वाले बदल सकते हैं जो हमने कैलकुलेट किया हो। डेफर्ड टैक्स को ही नहीं अंदाज़ा। डेफर्ड टैक्स में हाँ नहीं, प्रोविजन तो नहीं लिखते, प्रोविजन फॉर करंट टैक्स लिखते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का मतलब हमेशा करंट टैक्स होता है। आप ज़रा ओपन करें अपना रजिस्टर, उसको मैंने काट के कहा था एक दिन कि बेहतर एंट्री क्या है, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स पेबल की बजाय इसको लिखो प्रोविजन फॉर करंट टैक्स क्रेडिट। याद रखो भाई, अंदाज़ा क्यों कह रहे हैं करंट टैक्स को, क्योंकि ये बदल सकता है। बदलता कब है? जब हमने 100 रुपये की प्रोविजन बनाई थी, टैक्स वाले 105 या 90 मांग ले, अंडर ओवर प्रोविजन जब आता था। डेफर्ड टैक्स में तो कभी ऐसा नहीं होता। डेफर्ड टैक्स तो हम अपने हिसाब से कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस निकालते हैं, टैक्स वालों की टैक्स बेस, हमारी कैरिंग अमाउंट, उसके डिफरेंस से टैक्स निकालते हैं हम। ठीक है ना, तो ये एस्टीमेट का लफ्ज़ वैसे ही करंट टैक्स के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, अब भाई 2020 की बात वैसे नहीं कर रहा, लेकिन चलो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ 2020, फिर टैन कर देंगे। ठीक है, इनकम टैक्स एस्टिमेटेड जो था फॉर द ईयर 30 सितंबर 20 CTE वो कितना था? 75। इनकम टैक्स जब पे करने गए इस 20 वाले साल का तो कितना पे कर दिया? ओ, यानी कि ये पे कब करेंगे? 20 वाला टैक्स 21 में पे करते हैं ना, 20 का साल एंड हो जाता है तो फिर अगला साल शुरू हो जाता है, 2-3 महीने गुजरते हैं तभी पे करते हो ना। इसीलिए तो जब 20 में एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हो उसे आप एस्टीमेट कहते हो। ठीक है भाई, दीवार को छोड़ दे, बस एक जैसे MCQs हैं, थोड़ी हिम्मत कर ले मेरा भाई। ठीक है, वहाँ पे दीवार पे नाम लिख रहा है, तो दरख्त नहीं है ये। अच्छा, तो 75 का एक्सपेंस था 20 का, हमने 21 में जब पे किया तो 80 पे किया, मतलब ये शायद अंडर प्रोवाइड किया होगा, ये शायद होगी अंडर प्रोविजन, कम रिकॉर्ड किया था। तो अब क्या करें? जब पे करने गए तो पे कितना किया? 80, तो 5 रुपये ज़्यादा पे किया ना। इसको कहा करते थे हम CTE प्रायर, P नहीं E। आ गया CTE प्रायर। ठीक है, कितना? 5 का सिर्फ टैक्स नहीं है प्रायर वाला, और भी बहुत कुछ है। ज़रा मैं इसको इधर कर लूँ, अगर ये हो गया तो। लो भैया, स्लो हो गया ना, अभी इसका भी दिन पूरा गुजर गया है। कितना जी? 5 रुपये। ओके, उसके बाद एस्टिमेटेड इनकम टैक्स फॉर द ईयर 21 कितना है? 83। सवाल में डेफर्ड टैक्स के बारे में कोई बात नहीं कही हुई, तो ये कितना बन गया? 88। C देख लो ताकि मैं आगे चलूं। अच्छा, पिक बाद में लेना, फाइनल वर्जन दोबारा, मतलब ये फाइनल है लेकिन मैं ज़रा इसको बदल लूँ 1-2 बार ज़रा। 75 हमने बुक किया था, लेकिन इस दफ़ा पे करने गए तो 72 पे किया, तो मतलब ओवर प्रोवाइड किया हुआ था। तो यहाँ पर क्या करते? 3 माइनस करते, और यहाँ पे क्या नज़र आता? 80। ठीक है, समझ आ गई ना? हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और भी कुछ सिचुएशन हो सकती है,
चलो फिर और देख लेते हैं। अब फिलहाल तो 75 की बुक की थी हमने प्रोविज़न, पे करने गए तो 80 पे करना पड़ा, मतलब हमने कम प्रोवाइड किया हुआ था, ज़्यादा पे करना पड़ा, तो अंडर प्रोविज़न थी। अब रिकॉर्ड करो, तो हमने 8 से इसको एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया, एक्सपेंस बढ़ाया ना हमने, सीटी हम करते थे इसका सीटीई प्रायर डेबिट सीटीपी क्रेडिट, एक्सपेंस बढ़ जाता था। नहीं समझ आ रही? नहीं समझ आई? 2020 में एक्सपेंस रिकॉर्ड कितना किया था? 75 का। जब पे करने गए तो टैक्स वालों ने क्या कहा, कितने निकालो? अब 5 रुपये से मजीद एक्सपेंस बढ़ाना पड़ेगा। एक्सपेंस बढ़ाने की एंट्री क्या है? करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट। लेकिन ये करंट एक्सपेंस जो डेबिट हुआ है ये प्रायर ईयर का इम्पैक्ट है, इस साल का नहीं है। पे तो करेंगे इसी साल, लेकिन ये सीटीई प्रायर। हाँ 5 है, सॉरी आई एम सॉरी, आप कंफ्यूज हो रहे थे, ओ सॉरी। लो भाई ठीक है, चलें आगे? नहीं, ओके। कौन सा कहा था इसके बाद करेंगे? इसके बाद हॉल लिमिटेड है, टू कर लें, इस जैसा ही है। टॉल लिमिटेड्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स शोज द फॉलोइंग: इनकम टैक्स पेएबल फॉर द ईयर, इनकम टैक्स पेएबल फॉर द ईयर, व्हाट इज द इनकम टैक्स विल बी शोन द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब पता नहीं, साल तो यहाँ गिवन नहीं है, कोई साल अज्यूम कर लें, ऐसे ही मैं कह देता हूँ, ये सीटीई है 2020 का, ठीक है। इनकम टैक्स पेएबल फॉर द ईयर, ठीक है, तो ये सीटीई है 2020 का। ओह, इस दफा उसने डायरेक्ट प्रोविजन बताया, ओवर प्रोविजन इन रिलेशन टू प्रीवियस ईयर। अब पिछले साल में ये ओवर प्रोविजन थी। ओह, ओपनिंग डेफर टैक्स गिवन है आज, डेफर टैक्स। ओपनिंग में डेफर टैक्स क्या है? लाया बिल्ली टी 2600, क्लोजिंग में डेफर टैक्स लाया बिल्ली टी 3200, ये हो गया ना। और व्हाट इज़ द इनकम टैक्स एक्सपेंस? अब वो असल में क्या मांग रहा है? इनकम टैक्स एक्सपेंस की फिगर मांग रहा है, यानी 2021 में वो कह रहा है सीटीई भी बताओ, डीटीई भी बताओ, और कोई सीटीई प्रायर शरायर है तो वो भी बताओ। यार बैग देना मेरा, इसकी चार्जिंग ही ख़त्म हो गई है। अच्छा जी, तो डीटीएल ओपनिंग कितना है जल्दी बताओ? 2600, क्लोजिंग 3200, सीटीई डीटीई सीटीई प्रायर ये हमें चाहिए 2000, हमने अज्यूम किया कौन सा? 20 के 21, ये 20, मैंने 20 अज्यूम कराया ना। अच्छा, अब इधर 21 लिख दिया, कोई नहीं लिखा हुआ। लो भाई, व्हाट इज इनकम टैक्स एक्सपेंस? इनकम टैक्स पेएबल फॉर करंट ईयर इज कितना? 60, सीटीई 60, ठीक है। नेक्स्ट, ओवर प्रोविजन रिलेटिंग टू लास्ट ईयर 4500 क्या है जी? 4500 ओवर प्रोवाइड किया हुआ था, ज़्यादा प्रोवाइड किया हुआ था, तो अब कम पे करना पड़ा ना, ऑपोजिट साइन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम? कम करेंगे इसको, ठीक है। सीटीपी डेबिट सीटीई प्रायर क्रेडिट, सेविंग मिल रही है कितनी? 4.5 से,
DTE का तो कोई और डाटा गिवन भी कोई नहीं है, तो DTE बस बैलेंसिंग निकल आएगा। कितना बैलेंसिंग निकल रहा है? 600 इधर 600 0.6, अच्छा सॉरी 1000 में 0.6 जी बताएं। 56.1 है कोई ऑप्शन? शायद लिखने लग गया हो अब तक, कह रहा नहीं एड्डी जल्दी नहीं, फौतगी ना हो गई हो उसकी। अच्छा जी, उसके बाद 4 देख लें, 4 देख लें, जल्दी से देखें 4। वो थोड़े से MCQs थे, क्या हो गया, अच्छे MCQs थे, मज़े के थे, पूरा टॉपिक रिवाइज करा दिया इन्होंने। वैसे तो हमने आज वैसे ही टॉपिक रिवाइज कर लिए, सवाल जो कर लिए इतना अच्छा। वैसे तो मैंने लीज का भी एक सवाल करा देना था अगर ये MCQs ना करवाने होते। असल में मेरी एक छुट्टी भी हुई है ना, तो अब फिर नेक्स्ट वीक के अंदर कोई और क्लास करके ना तो वो लीज वाला सवाल एक करवा दूंगा, ठीक है? समोसे खिलाऊंगा। Home Limited has the following balances included on its trial at 30 जून 2014। टैक्सेशन क्रेडिट है, टैक्स क्रेडिट पेबल भी हो सकता है, इनकम भी हो सकती है, देख लेते हैं। द टैक्सेशन बैलेंस रिलेट्स टू एन ओवर प्रोविजन फ्रॉम 30 जून, तो ये तो इनकम हुई ना, और पिछले साल आपने ज़्यादा प्रोवाइड किया था तो इस साल रिवर्सल की एंट्री करते हो ना। असल में होती कहानी इस तरह से है, आपने पिछले साल में, अब जगह ये बची है थोड़ी सी, आपने पिछले साल में एक एक्सपेंस रिकॉर्ड किया 2020 में, लेट से एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट CTE डेबिट करंट टैक्स, ठीक है, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट करंट टैक्स पेएबल 100 रुपये से, ठीक है, कितने 4 10 है, ये 10 है, वो 4 करूं, नहीं यार इतना फ़र्क नहीं होता, ठीक है। अच्छा सुनो, तो ये हमने एक्सपेंस बुक किया, अब 2021 आया, जब पे करने जाते हैं ना तो उस दिन हम CTP को डेबिट करते हैं पूरा 100, कैश तो 100 ही लेकर निकले होते हैं, ठीक है, लेकिन टैक्स वाले कहते हैं भाईजान आप सिर्फ 85 दे दें, अब पता नहीं वो कुछ और है, ठीक है। तो बाकी 15 को फिर क्या कहा जाता है, CTE की सेविंग है, ये क्रेडिट कर दो, ये ट्रायल के अंदर हम क्रेडिट अमाउंट रख लेते हैं। जब प्रॉफिट, ये असल में फाइनल अकाउंट की रिवीजन शुरू हो गई यूँ समझ, ठीक है ना, फाइनल अकाउंट की तैयारियां चल रही हैं, तो क्या करते हैं, पिछले साल 100 का पेएबल बुक किया था, जब इस साल वो पे करने गए तो उन्होंने 85 लिया, 15 बच गया, तो हमने एंट्री पूरी करने के लिए इसको 15 को CTE प्रायर कह के इसको एज एन इनकम रिकॉर्ड कर लिया, ट्रायल में पड़ा हुआ है। अब जब इस साल बैलेंस शीट बनाने लगो, इनकम फाइनेंस स्टेटमेंट बनाने लगोगे, तो ये 15 कहाँ से कहाँ पे चला जाएगा, वही CTE प्रायर के अंदर, लेकिन सेविंग के तौर पे। नहीं समझ आया तुम्हें? नहीं समझ आया? क्या समझ नहीं आया? बच्चों की बैटरी डाउन है तो तुम्हारी डाउन। यार ये पेन नहीं काम कर रहा उस्ताद। अब इंट्रो के कमजोरियां का मैं क्या करूं। 2020 का साल था, सब कुछ करने के बाद आपने एंड पे जाके ये एंट्री पास की, CTE डेबिट CTP क्रेडिट 100 रुपये से, ठीक है, डन। ये आपका साल क्लोज हो गया। ये एंट्री जब आपने पास की होगी तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ये CTE नज़र आ रहा होगा, और आपकी बैलेंस शीट के अंदर भी ये CTP नज़र आ रहा होगा, ठीक हो गया। ये साल एंड हो गया। अब अगला साल शुरू हुआ 2021 का। 2021 के साल में
फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बाद की बात है ना, वो तो अब एंड में बनाएंगे। ये 2-3 महीने गुजरने पर आप ये पैसे पे करने गए। जब ये पैसे आप पे करने गए तो CTP लाइबिलिटी खत्म करने गए थे ना। ये 100 रुपया लेकर निकले आप, इसको डेबिट करके घर से निकल पड़े। जब टैक्स वालों के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा भाईजान आप ना हमें सिर्फ 96 रुपये दे दो। क्या करो, सिर्फ 96 रुपये दे दो। हमने कहा ठीक है, इसका मतलब 4 हमें बच गए। तो ये 4 CTE प्रायर के नाम से एक सेविंग है ना, क्रेडिट हो रहा है, एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, मतलब समझो इनकम। ये इनकम कह के हमने इसको रख लिया अपने पास। अब जब इस साल का ट्रायल बनेगा ना जी, तो इस साल के ट्रायल के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। ओपनिंग कैपिटल होगा, फिर ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होगा, फिर डेटर्स क्लोजिंग होंगे, एसिड्स, बहुत कुछ आ रहा होगा, कैश, सेल्स, एक्सपेंसेस, सारा कुछ। लेकिन एक साथ में ये भी आ रहा होगा ऑलरेडी। इसका नाम बस उसने अलग सा लिखा हुआ ज़रा, ठीक है, कितना, 4। अब जब आप इस साल की प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाने लगेंगे तो इस साल का सारा काम करने के बाद इस साल की आप एंट्री करेंगे CTE डेबिट, CTP क्रेडिट, ठीक है। और वो होगा, इस साल है कोई, as at 30 June director estimates that provision necessary for taxation on current profit is 15, ठीक है। तो ये 15 रुपये की आपने एंट्री की, ये एंट्री आपकी यहाँ पर नज़र आएगी CTE में 15 रुपये, और ये करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर CTP 15 रुपये आएगा। लेकिन ये ट्रायल वाला 4 अब कहेगा मुझे भी इनकम की तरह से रिकॉर्ड करो। हमने कहा अच्छा हाँ, तुमने तो इधर आना है, बैलेंस शीट को ज़रा नीचे कर दें, यहाँ तो DTE आता है, ठीक है, और यहाँ पे CTE प्रायर। तो इतनी सी बात थी, आपने कितना टाइम लगा दिया देख लो, ठीक है। शक्ल बना के बैठे हुए थे, कोई एथिक्स नहीं तुम्हारे अंदर। अच्छा जी, व्हाट इज द चार्ज फॉर टैक्सेशन दैट विल अपीयर इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। हाँ भाई, कितना चार्ज अपीयर होगा। अभी डेफर टैक्स का बैलेंस है, वो कह रहा है डेफर टैक्सेशन। अच्छा, ट्रायल में अब डेफर टैक्सेशन भी नज़र आ रहा है, 12,000 ट्रायल में डेफर टैक्स नज़र आ रहा है, ठीक है। डेफर टैक्स क्या है, लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है ना, लाइबिलिटी कितना। अच्छा, अब ये ओपनिंग है या क्लोजिंग, ये अगली लड़ाई है। कैसे कैसे पता लगा आपको। हाँ, ये अब थोड़ी सी बात, हालांकि इंट्रो शायद एग्जाम्प्ट वाले हो आप लोग, लेकिन फिर भी पढ़े हुए हो ना, देखो कितना फ़ायदा हो रहा है। ट्रायल के अंदर एक रूल पढ़ाया जाता है, वैसे उस्तादों ने आपको FAR 1 में भी पढ़ाया होगा, कि कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया, और अब FAR 2 में आप आ गए हो तो डेफर टैक्स हो गया। ये ऐसे अकाउंट्स हैं जिनमें पूरा साल एंट्री नहीं होती, ठीक है। साल के एंड पे जाके एक ही बार एंट्री की जाती है। और एक निशानी और भी है, वो निशानी है कि आपकी अदर इंफॉर्मेशन के अंदर क्या कह रहा है, कैरिंग अमाउंट ऑफ HL's नॉन करंट एसेट्स एक्सीड टैक्स WDV बाय इतनी इंफॉर्मेशन जो अदर इंफॉर्मेशन में दे रहा है। तो ये दूसरी निशानी है कि ट्रायल वाला ओपनिंग है, ये ट्रायल से एक्सट्रैक्ट किया ना बैलेंस, ट्रायल से, ये ट्रायल वाला ओपनिंग है, क्लोजिंग आप खुद निकालेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे आकर डेफर टैक्स ओपन तो नहीं किया हुआ मैंने, उधर नहीं किया हुआ, डेफर टैक्स लाइबिलिटी का लेजर ओपन करेंगे। इसको ओपनिंग क्यों कहा, ट्रायल के अंदर गिवन है, और नॉर्मली ट्रायल के अंदर ये डेफर टैक्स लाइबिलिटी एसेट जो होता है ये ओपनिंग पड़ा होता है, क्योंकि ये ऐसा अकाउंट है सारा साल इसमें एंट्री नहीं होती। एक तो ये बात होगी, और दूसरा निशानी है कि अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर क्लोजिंग निकालने का डाटा उसने दिया हुआ है, तो वो क्लोजिंग नहीं है, चेक कर लो बेशक। कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस और टैक्स। जी क्या चीज़ है, नॉन करंट एसेट्स है, PPE। नॉन करंट एसेट्स एक्सीड्स टैक्स WDV, टैक्स बुक वैल्यू बाय 30। डिफरेंस टैक्सेबल रेट कितना है, 30%, लगाओ ज़रा 9। डेफर टैक्स लाइबिलिटी ये 9 आ गया, 3 का रिवर्सल आ रहा है, DTE बैलेंसिंग, DTL का अकाउंट डेबिट, DTE क्रेडिट,
टोटल बताओ क्या है, कोई ऑप्शन? सही है, फिर यही चेक भी कर लो, अल्लाह ले हो, चेक भी कर लो। हाँ, लाइबिलिटी ही है। ओपनिंग ऐसे पता चला है कि क्लोजिंग निकालने का डाटा उसने दिया हुआ है और आपने निकाल के चेक भी किया है, वो क्लोजिंग 9 बन रहा है, तो ओपनिंग फिर वो कैसे हो सकता है 12? वैसे ही मैंने ये कहा है कि ट्रायल में ये डेफर्ड टैक्स का लेजर हमेशा ओपनिंग बैलेंस ही रखा करेगा, क्लोजिंग आप निकाला करते हैं, तो फिर दोनों नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। फिर एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ होता तो ये क्लोजिंग बना होता। खैर छोड़ो यार, दफ़ा करो यार, दफ़ा करो। 8000 आंसर आ गया, आगे चलें। हाँ बस 5वां करा दो बस, उसके बाद सिर्फ 7वां कर लेंगे। चलो 2 MCQ और प्लीज, एथिक्स भी कर रहे हैं अभी हैं, निकल गई डैवो। अब तो फिर रहने दो, फिर क्या करना है जाके, अब फिर पढ़ के ही जाते हैं। जमात वैसे 5:30 हो गई है असर की, हैं जी, और खुला टाइम है आज। अच्छा चल 2 MCQ करा दो, दो बस। अच्छा दो, दिमाग बंद भी हो गया तो 2 कर लो। अच्छा पहले चलो एक सौदा कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा करवा दिया मैंने, दूसरा करवा दिया मैंने, चौथा करवा दिया मैंने, ये 5वां और 7वां होमवर्क में करो, और एक सवाल एथिक्स वाला सिर्फ मैं पढ़ के तो थोड़ा सा डिक्टेट करा दूं, बस डन, बस डील डन, क्लोज। होमवर्क नंबर 6, 5 और 7, बस ये 2 और कुछ नहीं, और MCQs करने भी नहीं। और बताओ 5 और 7 MCQ, 5 और, हाँ सवाल है 4 दे, ये नहीं। सोल्यूशन तो उसका यहाँ पे पड़ा है, थोड़ा मिक्स हो गया, उस वक्त मार्कर बंद हो गया था, तो ये है सिर्फ ये नहीं, सॉरी ये है, ये है सिर्फ। अच्छा ये सोल्यूशन है सिर्फ डिब्बे में सोल्यूशन, ठीक है। होमवर्क हो गया, चलो फिर एथिक्स पे चलो। दुनिया का निज़ाम ना किसी के जाने से रुकता नहीं है, ये बात पक्की और तय है। इसलिए ज़रूरत बस जिंदा होने तक जिंदों की होती है, मरने के बाद उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती, और निज़ाम अच्छे चलते हैं। ये आज तक ऐसा ही हुआ है और क़यामत तक ऐसा ही होगा, ये मैं बता दूं। खुद के दिल में सबसे पहले ये चीज़ बिठानी है मैंने, फिर आपने और सब ने। एथिक्स, वो एथिक्स चल। मेरे प्यारे बच्चों, पागल खानों, मैं एक काम करता हूं, लेकिन एक बात बता दूं, सुन लो। होमवर्क भी बता रहा हूँ कौन कौन से कर लेना, ये ना कहना फिर टर्म टेस्ट में मारे क्यों। मैंने वैसे भी चैलेंज किया हुआ है, मुझे कोई जो है ना इस वक्त वो नहीं चाहिए यार। मैंने किताब पे लिखे भी थे सवाल, वो किताब ही उधर रह गई है। चलो खैर मैं खुद ही देख लेता हूँ। एनुअल मेंटेनेंस इनकॉर्पोरेशन है, सरदनान ने, ये आपने करना है लाजमी। मैं एक सवाल लिखवाऊंगा, सारे टेस्ट सरदनान ही बनाते हैं, मैं नहीं बनाता। हाँ अच्छा है ना, ज़रा टेस्ट हो जाता है कि कैसा पढ़ रहे हैं आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर 1 भी सेम अप्रोच वाला है जिस पे मैं क्वेश्चन नंबर 5 डिटेक्ट कराने लगा हूँ। बॉस होगा, एम्प्लॉई होगा, बॉस जो है वो ऐसे इंटेग्रिटी को ब्रीच करेगा कुछ काम कह के, और काम कह रहा होगा तो ऑब्जेक्टिविटी ब्रीच हो रही होगी, और प्रोफेशनल बिहेवियर, ये 3, और वो इंटिमिडेशन थ्रेट, ये सेम सिचुएशन वाले 4-5 सवाल हैं, ठीक है ना। एक मैं करवाऊंगा, तो क्वेश्चन 1 करना है आपने, बाकिर वाला नहीं करना क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियलिटी वाला फिलहाल पेंडिंग है। ओ मतलब काटो ना, आप तो पक्का काट देते हो तो फिर इसको, ठीक है। नेगोशिएटिंग एग्रीमेंट ये करना है, ये प्रैक्टिस कराने के लिए आपका ना, असल में मंडे को टर्म टेस्ट है ना, तो उसकी तैयारी के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये काम कर लें, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। 5 तो मैं करवाने लगा हूं। बस आगे नहीं फिलहाल। इसमें भी कॉन्फिडेंशियलिटी है। ये टाइप 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 ये टाइप 2 के हैं, जो अभी तक आपको पढ़ाई नहीं है, तो आपने भी पढ़नी भी नहीं है। उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो रही होती है, ठीक है ना। वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वो बाद में अलग से करेंगे, पहले इसको तैयार कर लें, ठीक है। 7 और 8 वैसे ही थोड़ा सा जनरल से थ्योरेटिकल टाइप है, इसलिए बस पहला, तीसरा, चौथा आपने इसी अप्रोच के ऊपर सॉल्व करने हैं। जैसे मैं आपको 5वां करवाने लगा हूं, वैसे 5वें के अंदर मैं आपको थ्रेड्स और प्रिंसिपल्स और सब कुछ लिखवाने लगा हूँ। डिक्टेशन करानी है, तो ज़रा सोए हुए भी जाग जाएंगे, रजिस्टर्स ओपन कर लें और 5 से 7 मिनट मुझे दे दें। इस सवाल की ज़्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं करनी पड़ेगी कि ये सवाल हमने किया था डिस्कस, तो ज़रा एक दफ़ा क्विकली पढ़ते हैं। Atif is a chartered accountant and has been working as manager accounts in an unlisted public company MNZ. While preparing financial statements for the year 16, CFO boss of MNZ, who is also a chartered accountant, informed Atif that the directors are considering to have company listed on Pakistan Stock Exchange. Consequently, CFO wants to show higher profits and has asked Atif to identify areas where book adjustments can be made. कहाँ गड़बड़ें हो सकती हैं कि प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए। इंटेग्रिटी ब्रीच कर रहा है। He has also informed that if MNZ is able to list the shares at a price of 35 or more, all manager staff would be given. अब बॉस जो है वो इंटेग्रिटी को ब्रीच कर रहा है, ठीक है, गलत काम करने का कह के, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव नहीं है क्योंकि वो गलत काम करना इसलिए चाह रहा है कि वो प्रॉफिट को बढ़ा ले, ठीक है, और प्रोफेशनल बिहेवियर को भी वो ब्रीच कर रहा है। हम लोगों को नहीं जेब देते ऐसे का। जो आतिफ है वो ब्रीच कर रहा है, वो फील कर रहा है इंटिमिडिएशन थ्रेट, पहले तो बॉस का फियर, लेकिन साथ ही इस बोनस की वजह से सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी आ गया। और अब तो हम सेफ गार्ड्स भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आतिफ क्या क्या करेगा, तो लिखना शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें, रजिस्टर खोलें, नींद शींद सबकी उड़े, शुरू करते हैं। वो देखो तरतीब भी क्या है उसकी, कह रहा है एक्सप्लेन हाउ CFO इज इन ब्रीच ऑफ प्रिंसिपल्स। CFO इज इन ब्रीच ऑफ प्रिंसिपल्स, पोटेंशियल थ्रेट्स दैट आतिफ में फेस एंड हाउ शुड ही रिस्पॉन्ड। ये क्या आ गया, सेफ गार्ड्स, ठीक है। तो ये तीनों ही हमारे एरियाज हैं। अब मैं बैठूंगा, बैठ के डिक्टेशन करवाऊंगा। कोई बात तो नहीं करनी है आपने? अच्छा, मैंने कहा कोई इनको अनाउंसमेंट करनी है। लिखो जी। The CFO is in breach of following principles. Number 1, the CFO is in breach of following. मैं ज़रा ये तरीका बता रहा हूँ कि सवाल लिखा कैसे करेंगे, ठीक है। The CFO is in breach of following principles. Number 1, मैं ना अब ज़रा जा रहा हूँ, पता है आपको कहाँ नकल मारने, क्योंकि याद तो आपने किए हुए हैं ना, मैं तो सब समझे हुए हैं, क्योंकि मेरा पेपर पास है, उसमें मैंने याद कर लिए थे। मतलब डेट लाइन आपको कहा था ना याद कर लो, बस देखना उसी को यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। छोड़ें आप, छोड़ें चल। प्रिंसिपल ऑफ लिखें इंटेग्रिटी। नंबर 1 इंटेग्रिटी। अच्छा आप देखना ज़रा, ऐसे शदीद नकल मारूंगा। लिखें A CA should be straightforward and honest in all professional and business relationships. It is not just honesty but also include fair dealing and truthfulness. ठीक हो गया जी। साथ ही ना वो क्वेश्चन खोल के रख लेते हैं अलग, क्योंकि वो बचपन वाली तरीके कार पे भी तो आना है ना। बचपन में क्या
क्या सिखाया जाता था कि सवाल में बच्चों जवाब है, सवाल में ही जवाब है, मेरे वालों जवाब है। फिर यहाँ पे ये भी पढ़ाऊंगा आपको एक दिन, हाउ टू सॉल्व। जब कर लेंगे ये सॉल्व सवाल तो फिर देखेंगे हाउ टू सॉल्व। ठीक है जी। तो डेडलाइन मैंने वहाँ से चाती मारी, ठीक है, कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए और सिर्फ ऑनेस्टी वो जो डेडलाइन थी। ठीक है, अब इसमें लिखें, आप नहीं लिखा गया अभी तक। A CA should be straightforward and honest in all professional and business relationships। अब ये आपको ये लिखवा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको इंपॉर्टेंस का अंदाजा हो और कर लें ये डेड लाइन याद, क्योंकि ये स्टैंडर्ड में नहीं लिखा हो ना, और आपने ये लाइन ऐसे लिखनी है बताने के लिए। ठीक है, आगे जी लिखें आप, सिंस ही आस्क्ड आतिफ, सिंस ही आस्क्ड आतिफ, यहां से सवाल देखो, ये सिंस ही हैज आस्क्ड आतिफ टू आइडेंटिफाई एरियाज वेयर बुक एडजस्टमेंट्स कैन बी मेड, book adjustments can be made to show higher profits, as he asked Atif to identify areas where book adjustments can be made to show higher profits, he has breached this principle। केड़ा जेड़ा उत्ते लिखा होया है, he has breached this principle। ठीक हो गया जी, एनफ, इतनी सी बात। दो, हाँ नहीं बाकी लिखने हैं अभी। एक थ्रेड मतलब जो डेडलाइन आपने वो याद कर ली ना, तो बस वो डेडलाइन लिखनी है और फिर इसी सवाल में से निकाल के आपने बीच में चीज़ फिट कर देनी है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझने तक तो आपको आ गया समझ, आपने थ्रेड्स भी पढ़े हुए हैं, आपने प्रिंसिपल्स भी पढ़े हुए हैं, आप सेफ गार्ड भी पढ़े हुए हैं, तो जो अप्लाई होने हैं अब इन सारे सवालों के अंदर ये अप्लाई होने हैं। बस 3 प्रिंसिपल और 1 थ्रेड और सेल्फ इंटरेस्ट आ जाए तो दूसरा भी आ जाता है। ठीक है, लिखने का तरीका यही है। तो भाई मेहरबानी करें, अभी भी टाइम है, डेड लाइन सिर्फ याद करनी है, सिर्फ डेड लाइन, बाकी सवाल से उठाना है, कुछ नहीं करना और पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। ओके, सेकंड लिखें प्रिंसिपल ऑफ, पहले क्या हेडिंग बनाई थी बात, दूसरा फिर लिखें ऑब्जेक्टिविटी। जी, a CA should not compromise, a CA should not compromise professional or business judgment because of bias, conflict of interest or undue influence of others। मैं 2x इसलिए लिख रहा हूं कि ये सामने लिखा हुआ, यहां से देख के लिखो, और मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये याद करेंगे हम। ये मैं नकल करके लिखा रहा हूं, मैं तो नकल करके लिखा रहा हूं और आपको चाह रहा हूं कि आप याद करें। चुप लिखो, a CA should not compromise professional or business judgment because of bias, conflict of interest और undue influence of others। फुल स्टॉप के बाद लिखें since the boss has compromised his professional and business judgment due to biasness है कि नहीं है, प्रॉफिट बढ़ाना बायस हो गया ना, ये न्यूट्रल तो नहीं रहा। since the boss has compromised his professional and business judgment due to biasness, therefore he has breached this principle। बाकी मैं लिखवा के बताऊंगा कैसे लिखना है मेरे दोस्त, आज नहीं। हाँ, आज नहीं चिट्ठी लबदी। तीसरी हेडिंग दें प्रोफेशनल बिहेवियर।
चाय बिस्किट दोबारा कर लें। एन अकाउंटेंट लिखें जी, ये देखें, एन अकाउंटेंट नहीं उसी तरह से लिखें। अ सी ए जैसे लिख रहे थे, तरतीब वही रहे ना। अ सी ए शेल कंप्लाई विद रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस एंड, ये एक ही लाइन में लिखना, एंड अवॉइड एनी कंडक्ट दैट माइट डिसक्रेडिट द। जो ग्रीन किए थे ना वही वाले सिर्फ बोल रहा हूँ, देख लो, कहा था ये याद कर लो, ग्रीन किए थे। A CA shall comply with relevant laws and regulations and avoid any conduct that discredits the profession. फुल स्टॉप के बाद अब लिखे। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात, नो टेंशन। 5:30 जमात है, अभी तो 5:05 है। बता रहा हूँ कि मैंने ये सवाल पूरा लिखवा के भेजना, जो जिसने जाना जाए। ये कितनी देर हो गई दूसरे पार्ट को? 1 घंटा 7 मिनट। चलो 5-1 मिनट में इसको लपेटते हैं। अब नया पार्ट ना शुरू करो, अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, फुल स्टॉप के बाद लिखें, सिंस द बॉस, जो कि सीए है, पता है ना आपको, सवाल में उसने लिखा होता हु इज ऑल्सो सीए, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सिंस द बॉस हैज आस्क्ड आतिफ टू आइडेंटिफाई, हाँ वही वाली बात, अब कहानी तो फिट करनी है ना, 7-8 नंबर का सवाल आता है। सिंस द बॉस हैज आस्क्ड आतिफ टू आइडेंटिफाई एरियाज वेयर बुक एडजस्टमेंट्स कैन बी मेड for showing higher profits, since boss has asked Atif to identify areas where book adjustments can be made for showing higher profits, therefore he has breached this principle as he has breached this principle as ये हरकत इसके बारे में कह रहे हैं, as therefore बैठा अभी, therefore he has breached this principle, has नहीं as this will have a negative impact on reputation of our profession, as this will have a negative impact on our profession. लोग क्या कहेंगे? 2 नंबर लोगो यार, कितने तुम सीएस, सबको यही कह देंगे, वो यही कहेंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि तुमने 2 नंबर क्यों, कहेंगे यार सीए बड़े 2 नंबर होते हैं यार तुमने, तो अच्छा नहीं किया इसने। चलें जी आगे लिखें। अच्छा, पहले क्या हेडिंग दी थी मैंने? द CFO इज इन ब्रीच ऑफ फॉलोइंग प्रिंसिपल। ज़रा मुझे पता है कि ये सवाल 8 नंबर से कुछ ज़्यादा लिखा जा रहा है, लेकिन क्योंकि ये वाहिद लिखा जा रहा है आज, थोड़ी सी लिख लो बात, ज़रा आधी तो याद रहती है पर्चे तक जाते। आगे लिखो, क्या लिखवाया तेरा, लाइन लिखो। हाँ आगे लिखें अब, आतिफ, हाँ कोई बात नहीं, 2 थ्रेड्स हैं और फिर लाइन में सेव गार्ड। हिम्मत कर बेटा, थोड़ी सी हिम्मत, ये इतनी बात ना करते तो 1 लिख लिया होता हमने अब तक। आतिफ मे फेस फॉलोइंग थ्रेड्स। नंबर 1, इंटिमिडिएशन थ्रेड। नंबर 1, आतिफ मे फेस फॉलोइंग थ्रेड्स। नंबर 1, इंटिमिडिएशन थ्रेड। अब मैं थ्रेड की नकल जाके मैं नेटल कर ला, नेटल। इंटिमिडिएशन थ्रेड, जी, विल बी डिटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली बिकॉज ऑफ प्रेशर। हाँ, अब मतलब वो क्या करेगा, इंटिमिडिएशन थ्रेट फील करेगा, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएगा, बनाना पड़ेगी उसको, या नहीं बनाएगा तो बहरहाल थ्रेट तो है ना। अब अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है इस डर से कि बॉस ने कहा है, तो ये क्या है, इंटिमिडिएशन थ्रेट है। तो लिखो, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
बस यही डेफिनेशन हो गई, लिख लेते हैं। ठहरो एक मिनट, ठहरो, सही कह रहे हैं। इफ अ सी ए, ये लिखो, चलो लिखो, इफ अ सी ए विल बी डिटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली बिकॉज ऑफ प्रेशर इंक्लूडिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस ओवर द अकाउंटेंट, नहीं ऐसे ना लिखो, ऐसे नहीं, बात इतना काफ़ी है। सी ए विल बी डेटर्ड फ्रॉम एक्टिंग, चुप, ऑब्जेक्टिवली बिकॉज ऑफ प्रेशर्स, बिकॉज ऑफ प्रेशर्स और अनड्यू इन्फ्लुएंस, बस, ठीक है। he is said to he is said to face he is said to be facing intimidation threat। जरा बता भी दिया हमने। if a CA will be stopped from acting objectively, डेटर को ज़रा आसान कर लिया हमने। अच्छा, from acting because of pressure, from acting objectively because of pressure or undue influence, he is said to have been facing intimidation threat because of pressures or undue influence, comma, he is said to be facing intimidation threat। ठीक है जी, फुल स्टॉप के बाद लिखें। अब वो वाली बात, preparing financial statements in accordance with the instructions, preparing financial statements, FS लिख लेना ना अभी फ़िलहाल, preparing financial statements in accordance with instructions of boss will result in intimidation threat, will result due to intimidation threat। ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, will result in intimidation threat, इतना भी लिख लेते तो काफ़ी था। मैं फिर बोलता हूँ, मैं एक मिनट, मुझे बोलने देंगे तो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद इंस्ट्रक्शंस ऑफ बॉस विल रिजल्ट इन इंटिमिडेशन थ्रेट। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाएं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से ब्रैकेट लगाएं। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली बात नहीं लिखवाई जो फुल स्टॉप के बाद, इसको ब्रैकेट लगाना शुरू करें ना। प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ब्रैकेट में क्लोज करें, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद इंस्ट्रक्शंस ऑफ बॉस विल रिजल्ट इन इंटिमिडेशन थ्रेट। बस ये ब्रैकेट भी काफ़ी है, मैंने कहा बता दूँ। ठीक है, थोड़ा सा लिख लिया ना अब। तो जहाँ पे मैंने ये कहा है कि इनफॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बॉस की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक बनाना, क्यों, बॉस के डर की वजह से बनाना पड़ेगा, तो ये इंटिमिडेशन थ्रेट है। तो इतनी बात भी लिख देना काफ़ी है, ऊपर वाला ना भी लिखें, ग्रीन वाला। तो बेटा आतिफ को तो अभी हम कहेंगे कि ये काम करो, बहस फिर कर लेंगे, वो बहस फिर, बायस वो नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है, अभी तक वो हम कह रहे हैं कि अगर वो बनाएगा इसमें तो इंटिमिडेशन थ्रेट की वजह से बनाएगा, वो बताएगा भी सही, सेफ गार्ड बताने लगे हैं ना अभी, ऑब्जेक्टिविटी नहीं ब्रीच होने दे रहे उसकी। उसको कहेंगे कि जाके बताओ, रोला डालो, और नहीं तो छोड़ दो, मत करो ये काम। लेकिन थ्रेट तो है ना। थ्रेट क्या है कि वो बना ना दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी, क्यों, क्योंकि बॉस है। ठीक है, तो ये जो बनाएगा नहीं, बनाता नहीं है वो। ठीक है, तो मैंने ये कहा है कि प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यहाँ से ब्रैकेट शुरू करो, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद इंस्ट्रक्शंस ऑफ बॉस विल रिजल्ट इन इंटिमिडेशन थ्रेट। ठीक है, या विल बी ड्यू टू इंटिमिडेशन थ्रेट, ऐसी बात। ठीक है, ये काफ़ी है। अगला थ्रेट लिखो, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट ये सेल्फ रिव्यू, मैं भी कहूँ मुझे नज़र नहीं आ रहा सेल्फ इंटरेस्ट कहाँ पे, अल्लाह माफ़ करे, ये पड़ा है। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अकर्स as a result of financial or other interest
ऑफ मेंबर्स ऑफ अ सी ए, ऐसे लिख लें, सेल्फ इंटरेस्ट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट ऑफ मेंबर सी ए, ठीक है, और देयर क्लोज फैमिली मेंबर्स, और देयर क्लोज फैमिली मेंबर, फुल स्टॉप. In this case, CFO told Atif, in this case, CFO told Atif that he would be given an additional bonus, that he will be given an additional bonus if listing is obtained. So Atif is facing self-interest. So Atif is facing this year. एक मिनट मैं देख लेता हूँ. CFO told Atif that he would be given an additional bonus if listing is obtained. So Atif is facing self-interest. ठीक है, full stop. Safeguards. अच्छा, चलें एक काम करें, अब घर जाके एक काम कर लेना, सॉल्यूशन में आए, ये सेफगार्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक दफ़ा पढ़ लें मेरे साथ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़. इन अवेलेबल सेफगार्ड्स को आपने सिर्फ लिख लेना है अपने इसी सफ़े पे, ताकि ये ज़रा साथ मिल जाए. क्या है जी सेफगार्ड्स क्या हैं? पहले तो वो यही कह रहा है कि इफ़ थ्रेट इज़ सिग्निफिकेंट आतिफ शुड कंसल्ट सुपीरियर विद इन ऑर्गेनाइजेशन टू एलिमिनेट और रिड्यूस, एंड वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल रिड्यूस द थ्रेट, आतिफ शुड रिफ्यूज़ टू रिमेन एसोसिएटेड, should consider informing directors, consult the policies and procedure of company, consider consulting relevant professional body, ICAP के पास चला जाए, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर के पास चला जाए, लीगल काउंसिल के पास चला जाए, ठीक है जी, या रिज़ाइन कर दे. ठीक है जी, ओके. डायरी वाली बात भी लिख लेना, लिखनी हो डॉक्यूमेंट कर ले, लेकिन वो सेफगार्ड कि नहीं, बस वो डॉक्यूमेंटेशन वैसे होनी चाहिए. ठीक है जी, आपको माफ़ कर देता हूँ, वैसे सेफगार्ड से मुझे लिखवाने देने थे. ठीक है जी, नहीं जी नहीं, 6 मिनट. अच्छा चलें, ठीक है जी, बस बस, अल्लाह हाफ़िज़.